अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम इस चैप्टर के 10.19, 10.20, 21 और 22 प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं 10.19 से। प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स एंड एक्सचेंजेस देयर वैल्यूज़। द प्रोग्राम शुड डिस्प्लेस the value of variables before and after exchange। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम का पर्पस बता देता हूं ताकि आपको आसानी से इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट और इस प्रोग्राम की समझ आ सके। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से 2 नंबर हासिल करने हैं, फिर हमने जो यूज़र से 2 नंबर हासिल किए उनको एक्सचेंज करना है और एक्सचेंज करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। प्रोग्राम लिखते हैं। हमने सबसे पहले लिखा #include, फिर उसके बाद हमने लिखा stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, फिर हमने लिखा #include connew.h, इसको भी हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फिर हमने लिखा void main, पैरेंथेसिस लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ऑन किया। अब हमने यहाँ पे लिखा int x, y और temp। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्यों रखे हैं, इसमें सिंपल सा फिनोमिना मैं आपको बता देता हूँ। हम चाहें तो 2 वेरिएबल के ज़रिए से भी स्वैपिंग कर सकते हैं, मतलब शफलिंग कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो तीसरे वेरिएबल को यूज़ करके तो हम बआसानी वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल रखे, x, y और temp। हमने सबसे पहले लिखा एंटर 2 नंबर्स, दो नंबर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली एंटर किए जाएं। स्कैनफ के अंदर हमने लिखा %d। रेफरेंस ऑपरेटर के साथ पहला वेरिएबल हमारे पास जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू हासिल करनी है वो है x, और रेफरेंस ऑपरेटर के साथ दूसरा वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू हासिल करनी है वो है y। अब सेमीकोलन लगाने के बाद हम पहले इन वैल्यूज़ को शो कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके, जब प्रोग्राम रिज़ल्ट अपना शो करे तो हमें पता चल सके कि ओरिजिनल हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी। हम लिखते हैं वैल्यू इन x वेरिएबल, %d \n यहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अगली लाइन के लिए हम y की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकें। हमने x वेरिएबल लिखने के बाद सेमीकोलन लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा printf वैल्यू इन y %d \n, और हमने यहाँ पे वेरिएबल y लिख दिया और एंड पे सेमीकोलन यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम शुरू में लिखते हैं temp इक्वल्स x। जो x वेरिएबल की वैल्यू हमने यूज़र से हासिल की होगी वो temp के अंदर चली जाएगी। इस लाइन का ये मतलब है। नीचे हम एक और लाइन लिखते हैं, हम लिखते हैं x इक्वल्स y। सपोज करें कि जो x की वैल्यू temp में गई तो x वेरिएबल खाली हो गया। अब हमने लिखा x इक्वल्स y, तो y की जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल x के अंदर चली जाएगी। तो सपोज करें कि y वेरिएबल खाली हो गया। अब हमने लिखा y इक्वल्स temp। टेम्प में जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको हमने निकाला और उसको स्टोर कर दिया y के अंदर। अब टेम्प वेरिएबल खाली है, शुरू में भी वो खाली था, आखिर पे आके भी वो खाली हो गया।
अब हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। printf value in x after exchange %d \n और एंड पे हम लिख देते हैं x। सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। वहां पे हमने लिखा printf value in y after exchange %d \n और एंड पे हमने लिख दिया y। सेमीकोलन लगाया, गेट ch लिखा। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि वेरिएबल खाली होते हैं। एक्चुअली वेरिएबल खाली नहीं होते, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बात की थी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, हमारे पास टोटल 3 चेयर्स हैं। पहली जो चेयर है उसको हमने फिल किया, उसका नाम है x। दूसरी चेयर है उसको हमने फिल किया, उसका नाम है y। थर्ड जो चेयर है उसको हम टेम्प कह लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने x जो पहली चेयर थी वहाँ से किसी को उठाया और उसको थर्ड चेयर जो टेम्प है उसमें जाके स्टोर कर दिया। अब पहले वाली जो चेयर x है वो खाली हो गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो दूसरी चेयर थी उसमें से किसी को उठा के पहली चेयर पे मुंतकिल किया, तो इसका मतलब है दूसरी चेयर खाली हो गई। अब पहली और तीसरी चेयर वो फिल्ड है। अब हमने क्या किया, थर्ड चेयर से किसी को उठा के जो वहाँ बैठा हुआ था उसको सेकंड चेयर पे शिफ्ट किया, तो थर्ड जो चेयर है वो खाली हो गई। इस तरह हम इसको स्वैप कर सकते हैं, इस तरह हम एक्सचेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जब हमने रन किया तो प्रोग्राम की इनपुट में हमने लिखा 10 पहली वैल्यू, 20 सेकेंड वैल्यू। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है वैल्यू इन x वो 10 है, वैल्यू इन y वो 20 है। अब उसके बाद हमारे पास मैसेज आया वैल्यू इन x आफ्टर एक्सचेंज, जैसे मैंने स्वैपिंग की बात की थी। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 20 हो चुकी और जो y की वैल्यू है वो 10 हो चुकी आफ्टर स्वैपिंग। अब हम बात करते हैं अगले प्रोग्राम की जो है 10.20। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको पढ़ देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स A, B and C of the triangle are given. Use appropriate statement to input the value of A, B and C from the keyboard। और फार्मूला इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का थीम समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना चाहते हैं और इसमें हमने यूज़र से 3 वैल्यूज़ हासिल करनी है, A, B और C। यहाँ चूंकि जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले आपने फार्मूला देखा उसमें स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट का sqrt फंक्शन, और उसके लिए हमें maths.h लाइब्रेरी की ज़रूरत पेश आएगी। सो पहले हम 2 लाइब्रेरियों के ऊपर काम करते रहे थे, stdio.h और conio.h। अब हम तीसरी लाइब्रेरी के ऊपर बात करेंगे जो है math.h। इसके ज़रिए से हम मैथ के फंक्शंस को इनेबल कर सकते हैं। जैसे हमने आउटपुट डिस्प्ले करवानी थी तो उस मकसद के लिए हमने stdio.h का फंक्शन यूज़ किया इनपुट और आउटपुट के लिए। हमने सिस्टम को getch के ज़रिए से पास करना था तो उस मकसद के लिए हमने कोनियो की लाइब्रेरी को यूज़ किया था। और अब हम बात करेंगे math.h लाइब्रेरी की। सबसे पहले पहली लाइन में हम लिखते हैं #include stdio.h। सेकेंड लाइन के अंदर हम लिखते हैं #include conio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। अब उसके बाद हमने लिखा वाइड मेन, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट को ऑन किया। अब हमने यहाँ पे लिखा हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप फार्मूले के ऊपर गौर करें तो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट में चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन या पॉइंट वाली वैल्यू आए। सो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा फ्लोट।
अगर आप इंटीजर लिखेंगे तो इशारिये के बाद वाली वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट ए, बी और सी, 3 हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ गए। अब उसके बाद ट्रायंगल का फार्मूला अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है s। सो हमने यहाँ पे s को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि तीनों वैल्यूज़ को जमा करने के बाद उनका जो सम होगा उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। अब हम सिंपली यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं डबल s और एरिया। डबल हमने इसको क्यों लिखा और फ्लोट क्यों नहीं लिखा, मैंने बताया था डबल बेसिकली फ्लोट वैल्यू का मल्टीपल होता है। सो डबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये फ्लोट मल्टीप्लाई बाय फ्लोट होता है। इसका मतलब है इसमें मल्टीपल फ्लोट वैल्यूज़ को स्टोर करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। वैसे भी इसमें ह्यूज अमाउंट के अंदर वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है जिसमें फ्रैक्शन होता है। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्रिंट एफ एंटर साइड ए। अब उसके बाद हमने स्कैन एफ के फंक्शन में ए वेरिएबल को यूज़ करके तो यूज़र से पहली साइड हासिल करनी है। इसी तरह हमने लिखा एंटर साइड बी। बी वेरिएबल के अंदर हमने सेकंड साइड हासिल करनी है और तीसरे नंबर पे हमने लिखा एंटर साइड सी। अब हमने स्कैन एफ फंक्शन में सी साइड हासिल की। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं तो हमने फार्मूला लगाया साइड्स के लिए s इक्वल्स तीनों जो साइड्स हैं a प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड किया और इनको 2 पे डिवाइड कर दिया। थर्ड लाइन में हम लिखेंगे हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया एरिया इक्वल्स SQRT, स्क्वायर रूट का फार्मूला है, इंटू S मल्टीप्लाई बाय इंटू S माइनस A मल्टीप्लाई बाय इंटू S माइनस B मल्टीप्लाई बाय इंटू S माइनस C। यहाँ पे S माइनस A हमारे पास पहली साइड आ जाएगी, S माइनस बी यहाँ पे सेकेंड साइड आ जाएगी और S माइनस सी यहाँ पे हमारे पास तीसरी साइड आ गई। हम बाद में इसको S के साथ यानी साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, और यहाँ पे हमने वेरिएबल एरिया लिख दिया। गेट ch लिखने के बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं सो ये कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स radius of sphere from the user, calculates its volume and surface area using the formula area equals 4 pi r square and circumference equals 4/3 pi r cube where pi equals 3.14। अब हमारे पास यहाँ पे उसने ये ऑप्शन हमें नहीं दी डिफाइन डायरेक्टिव के तहत प्रोग्राम को लिखें। सो हम यहाँ पे जो पाई वेरिएबल है उसको एज इट इज़ या उसकी वैल्यू को एज इट इज़ यूज़ करेंगे। सो हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इसको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच
एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको भी लिख लिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा वाइड मेन, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने करली ब्रैकेट को ओपन किया। अब चूंकि हमने जब कैलकुलेशन करनी है तो उसमें पाई की वैल्यू फ्लोट की है, तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू होगी वो फ्लोट की हो जाएगी। सो हम यहाँ पे वेरिएबल फ्लोट ही लिखते हैं। हम लिखते हैं फ्लोट आर फॉर रेडियस, एरिया, और तीसरा वेरिएबल हम सर्कमफेरेंस के लिए CIR यहाँ पे वेरिएबल रख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर रेडियस। हमने यूज़र को कहा, रिक्वेस्ट की कि भाई यहाँ पे रेडियस एंटर करें, और स्कैन एफ फंक्शन में हम R वेरिएबल को यूज़ करेंगे ताकि यूज़र यहाँ पे रेडियस की वैल्यू एंटर कर सके। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं एरिया का, जो था एरिया इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे वो थी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। चूंकि फार्मूले में हमने देखा था आर स्क्वायर था, सो आर स्क्वायर को लिखने के लिए हम आर मल्टीप्लाई बाय आर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं जो ऊपर वेरिएबल हम सर्कमफेरेंस के लिए हमने लिखा हुआ था CIR, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं CIR इक्वल्स 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R। यहाँ पे हमने शुरू में अगर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है 4/3 और इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखते और इसको सिंपली लिख देते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो जो 3.14 होगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट जो हमें एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पे कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। सो पैरेंथेसिस को यूज़ करने का मतलब ये है कि पहले हम 4/3 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम R³ को इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट को जनरेट करेंगे। अब प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा एरिया इज %5.2। हमने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है मैंने बताया था, हम यहाँ पे फील्ड विद स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। इसी चैप्टर में हमारे पास 3rd लेक्चर है जिसमें हमने बात की थी फील्ड विद स्पेसिफायर की, तो वहाँ से आप बासानी इस लेक्चर को सुन सकते हैं ताकि आपके इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। हम बेसिकली टोटल 5 वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो इशारिये के बाद 2 वैल्यूज़ को हम यहाँ पे महदूद करेंगे ताकि हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो बहुत लंबी चौड़ी ना आ जाए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल एरिया लिख दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा प्रिंट एफ सर्कमफेरेंस इज %5.2F और एंड पे हमने लिख दिया CIR फॉर द सर्कमफेरेंस। गेट CH लगाने के बाद हमने प्रोग्राम को जब रन करके देखा तो आउटपुट में हमसे मांगा गया रेडियस। यूज़र यहाँ पे रेडियस एंटर करेगा। पहले जब आप प्रोग्राम लिख रहे थे आप प्रोग्रामर थे, अब जब प्रोग्राम आपने यूज़ करना है तो अब आप यूज़र बन चुके हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा गया एंटर रेडियस। आप यहाँ पे कोई भी रेडियस एंटर कर सकते हैं, मैंने लिखा 5। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप देखें कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो है एरिया इज़ 314.00। टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, जबकि इशारिये के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ डिस्प्ले हुई हैं। इसके बाद हमने लिखा सर्कमफेरेंस इज़ 523.33। ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट जनरेट हुआ जो फार्मूला हमने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग। आखिरी आज का प्रोग्राम है वो है 10.22। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड डिस्प्लेस द सर्कमफेरेंस
बाय यूजिंग द फार्मूला 2πr। अब उसने यहाँ पे एक चीज कमेंट में लिखी हुई है, नोट में लिखी हुई है, स्टोर द वैल्यू ऑफ पाई इन अ कांस्टेंट बाय यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव। बेसिकली हम इसको मैक्रो वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, इसको हम कांस्टेंट बनाने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम पाई की वैल्यू को फ्रीज कर देंगे और उसको रन टाइम में चेंज नहीं करेंगे, वो वेरिएबल के तौर पे अपने आप को यहाँ पे इस्तेमाल होने देगी। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdiu.h के अंदर हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h और इसको भी एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट लाइन, ये सबसे अहम लाइन है और इसमें हम बेसिकली कांस्टेंट बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हैश डिफाइन, वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं पाई। जब हमने चैप्टर नंबर 9 में वेरिएबल के नेमिंग रूल्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने 4th रूल के अंदर इसको डिस्कस किया था। हमारा ये चैप्टर नंबर 9 का 4th लेक्चर है और उसमें हमने बात की थी कि हम जब भी कांस्टेंट को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास आम तौर पे वैल्यूज़ कैपिटल में लिखी जाती हैं। हमने यहाँ पे लिखा पाई और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 3.14। वाइड में लिखने के बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखी। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा फ्लोट आर, कॉमा लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया। हमारे पास आर यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि हमने यूजर से वैल्यू रेडियस में हासिल करनी है तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे आगे चलते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, हमने लिखा एंटर रेडियस प्रिंट एफ के अंदर। स्कैन एफ के अंदर हमने लिखा %f, कॉमा लगाने के बाद रेफरेंस ऑपरेटर आर, ताकि हम यूजर से रेडियस की वैल्यू हासिल कर सकें। एरिया में हमने लिखा एरिया इक्वल्स 2.0 मल्टीप्लाई बाय पाई, जो ऊपर हमने कांस्टेंट लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई बाय आर। हमने यहाँ पे फार्मूला जो ऊपर मौजूद था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ एरिया इक्वल्स %5.2 और उसके बाद हमने सिंपली जो हमारे पास वेरिएबल एरिया था उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। फाइनल लाइन के अंदर हमने लिखा गेट ch। प्रोग्राम को हमने क्लोज किया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है एंटर रेडियस। हमने वहां पे एक वैल्यू लिख दी, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आएगी वहां पे लिखा होगा एरिया इक्वल्स 31.41। जी तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको एक दफ़ा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको आज के टॉपिक की समझ नहीं आई या किसी भी प्रोग्राम को समझने में आपको मुश्किल दरपेश हुई तो मेरे साथ आप रब्ता ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।